नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। जुड़ जाइएगा और बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लास को। और हमारा टॉपिक चला हुआ था ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान ना, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। और लगभग 3 क्लास हो गई मेरे ख्याल से इसमें ना, तो लगभग 10 से 12 क्लास होंगी आपकी ज्योग्राफी के डिवीजन में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज कोशिश करूंगा थोड़ा सा क्लास लगभग 1-1.5 घंटे की हो पाए तो, है ना। पूरा क्लास को देखिएगा, नोट्स बनाते जाएंगे जिससे कि आप बाद में रिवीजन अच्छे से कर पाओ। और अच्छे से नोट्स बनाओगे तो मुझे भी दीजिएगा ये अच्छे तरीके से ना। कोई बनाएगा तो मुझे बताएगा कैसा लिखा है किसी ने ना। तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना। तो वहाँ जा कर के, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। और कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। चलो शुरू करते हैं। अब देखिएगा, हमने राजस्थान में हम बालू का, इसलिए देखिएगा थोड़ा सा मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाते हम हमारे राजस्थान का, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिएगा, देखो ये वाला पार्ट छोड़ेंगे इसको, है ना। देखो हम पढ़ रहे थे इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है हमने ये शुरू किया था लास्ट क्लास में। ये पार्ट शुरू किया था जिसमें से ये जो एरिया है आप लोगों का, ये पोखरण, देखिएगा पोखरण, फलौदी, बालोतरा, मोहनगढ़, ये वाला एरिया है पूरा का पूरा। ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एरिया है? ये बालू का, लिखेंगे बालू का, पहले समझ लो, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ना। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ये कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में ना। और ये सैंड ड्यून्स फ्री एरिया, इंग्लिश में बोले तो सैंड ड्यून्स फ्री एरिया, राइट, है ना। सैंड ड्यून्स फ्री एरिया के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया, इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इस रेतीले भाग को, इस रेतीले भाग को पढ़ेंगे। और ये जो रेखा है आपको पता है, ये जो राजस्थान को जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, थोड़ा सा चलो बनाई देते हैं यहाँ पर भी लोग। ये रहा, ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। इसको ये थोड़ा सा इधर आएगा, हाँ ठीक है, कोई ना। ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ध्यान देंगे। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको हमने 2 भागों में बांटा था, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको अच्छे तरीके से। और इसको वर्षा के आधार पर दो हिस्सों में बांटेंगे। कि जो एक हिस्सा जो है जिसमें 25 से 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये हिस्सा ऐसा है 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस वाले एरिया को। इस वाले, ये बिल्कुल सूखा वाला एरिया है, तो इसको हमने नाम दिया था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या नाम दिया था इसको? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। आपको याद होगा ये कौन सा एरिया है? ये है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर वर्षा कंपैरेटिवली यहाँ से कम हो रही है। तो अगर आपने शायद कल की क्लास में देख लीजिएगा, एक बार नोट चेक करिएगा। ये जो शुष्क प्रदेश है इसको राठी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राठी क्षेत्र। शायद किसी का कमेंट आया था, मुझे पूछा था सर, शायद आपने राठ अलग चीज़ है, राठी क्षेत्र अलग है। ठीक है भाई, तो आपको राठी क्षेत्र यहाँ पर लिखना है तो कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। चलो, जिसमें हमने हमादा के बारे में पढ़ लिया, रेग, ईर्ग, है ना, शीर्ष, और यहाँ पर पोखरण क्षेत्र को पढ़ लिया, बालोतरा, इन सभी चीज़ों को कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करूँगा आपने देख लिया होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। आज ये वाला हिस्सा है, ये रेतीला भाग है। इस रेतीले भाग की बात करेंगे। ये रेतीला भाग लिखेंगे, रेतीला भाग, 1 मिनट देखिएगा, ये है, यहीं पर लिख देते हैं। ये है रेतीला भाग है सब। ये जो रेतीला भाग है इसी को हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो तो हेडिंग लगाएंगे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये चला हुआ था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, हमारा टॉपिक चला हुआ था, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हमारा टॉपिक चला हुआ था। इसमें आज हम पढ़ेंगे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आज हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र या रेतीला भाग। अब रेतीला भाग क्यों? देखो आपको पता बालू कैसे बनते हैं? बालू कैसे बनते हैं भाई? है बालू का सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में बात करें तो, जो मिट्टी है यहाँ से उठ करके दूसरी जगह चलेगी तो कोई शेप बनाएगी, आकृति बनाएगी ना, तो बस वही बालू का स्तूप। तो स्तूप कैसे बनते हैं? मैं पवन के द्वारा, देखो लिखा नहीं रहा हूँ, पूछिए, लिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाता है ना। आप लिखना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। बालू का स्तूप क्या होते हैं? पवन के द्वारा, क्या पवन के द्वारा रेगिस्तानी भाग में मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हाँ,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देना या ले जाकर के जमा कर देना और एक नई आकृति बना देना या नया शेप बना देना, तो उसको कहते हैं हम बालू का स्तूप बोलेंगे। समझ आया? ठीक है, लिखना चाहते तो लिख लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे बालू का स्तूप की। यहाँ पर ये जो रेतीला भाग है, कुछ फॉन्ट लिखा देता हूँ। ये जो रेतीला भाग है, इस रेतीले भाग में मुख्य रूप से कहाँ पर सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो शुरुआत करते हैं। एक पॉइंट लिख लो पहले यहाँ पे, है ना। टाइप्स पर बात करेंगे, कौन कौन से अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, वर्खान है, अर्धचंद्राकार है, पर है पैराबोलिक, आपके जो क्या है बालू का स्तूप है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सैंड ड्यून्स के बारे में अच्छे से। चलो, है ना। जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो नहीं आता उसको नहीं पढ़ेंगे। तो लिख लो एक बार, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक, लिखेंगे इसको, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? तो बनते हैं नहीं लिख रहा मैं, है ना, लिख लीजिएगा। ये जैसलमेर बताना आपको, कहाँ पर? जैसलमेर बनते हैं। सर इसके पीछे कारण क्या है? कारण समझ लीजिएगा। देखिएगा, जब आपको पता है जब रेतीला भाग होगा, अब जब रेतीला ज़्यादा भाग है, पवन चलेगी। आपको पता है अभी जो टेम्परेचर हो रहा है अभी का, देखते हैं देखिए कितना हो रहा है अभी, इसमें ये घड़ी नहीं बता पाएगा एग्जैक्ट। अभी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है ना, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है। 2-3 दिन से क्या, 15-20 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच रहा है ना। तो जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसके साथ ही यहाँ पर सूखी हवाएं चलती है, शुष्क हवाएं चलती है, जिसे हम लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। तो राजस्थान में क्वेश्चन और भी आता है, वैसे ही लिख लो। राजस्थान में सर्वाधिक लू कहाँ पर चलती है? तो आपको गंगानगर वाले एरिया में बताना है। सबसे कम झालावाड़ में, वो आगे हम पढ़ाएंगे, क्लाइमेट वाले टॉपिक में ही पढ़ाएंगे। तो देखो, ये जो रेतीला भाग है, यहाँ पर लू चलेंगी। बिल्कुल सर, लू चलेंगी तो क्या होगा? मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, और जो सैंड डून्स हैं, ये जो बालू का स्तूप बने हुए हैं, बालू का स्तूप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये बालू, इसको क्या बोलते हैं? बालू सैंड डून्स का मार्च बोलते हैं। ठीक है, मरुस्थल का मार्च भी बोल सकते हैं, या सैंड डून्स का मार्च भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ आया होगा उम्मीद करूंगा। चलो, तो बताना है राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर बनते हैं? जैसलमेर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप, कहाँ पर बनते हैं? तो आपको बताना है जोधपुर में लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ आया? चलो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं बालू का स्तूपों से। और बालू का स्तूप में नंबर 1 डालेंगे। और बालू का स्तूप प्रकार, है ना, हेडिंग लगाए तो लगा लीजिएगा, है ना। बालू का प्रकार लगा लीजिएगा, हेडिंग में आप लिख लीजिएगा ना, अभी ना उसमें लिख लो आप अपने नोट्स में। बालू का स्तूप प्रकार की बात करें तो पहले नंबर बात करते हैं हम आपका अनुवर्ती का दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट इसका नाम है रेखीय। एक और बोले तो पवनानुवर्ती या समानांतर। देखो कितने नाम लिखा दिए मैंने। समानांतर बालू का स्तूप, समझ आया? ठीक है, देखो कितने हैं भाई, सुनिएगा अच्छे तरीके से। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुवर्ती बोलेंगे, अनुदैर्ध्य, रेखीय। अब कैसे बढ़ते हैं? देखो, ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये देखिएगा, ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये जो बालू का स्तूप आपको दिखाई दे रहे सर, बिल्कुल थोड़ा सा कहीं ना कहीं आधा चांद भी बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल सर, बन तो रहा है भाई, है ना। तो इस तरीके से ये जो बालू का स्तूप बन रहे हैं, देखोगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोलेंगे तो ये है, इधर से आएगी पवन, क्या आएगी? पवन आएगी। अब ये पवन आएगी तो यहाँ पर मिट्टी है तो यहाँ आगे चली जाएगी, फिर यहाँ से उठ करके आगे चली जाएगी। इस तरीके से बालू का स्तूप बनते हैं, है ना।
ठीक है। तो ये जो कहाँ पर पाए जाते हैं तो लिखेंगे, लोकेशन से लिख लो ये कहाँ पर पाए जाएंगे। ये सबसे पहले, और देखो एक ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है, ये जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की बात करूं या रेखीय बालू का स्तूप की बात करें या अनुवर्ती बालू का स्तूप की बात करें या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप की बात करें, समानांतर की बात करें, ये सभी का मतलब एक ही है। सर ये बालू का स्तूप राजस्थान में कहाँ पर बनते हैं, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है आपको रेतीला भाग कौन सा है। तो जो सर्वाधिक रेतीला भाग है उसमें ये ज्यादातर बनेंगे आपके ना। तो जैसलमेर लिखेंगे, जैसलमेर में खूब बनेंगे सब बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात है बिल्कुल सर, बिल्कुल बात नहीं है सर। ये बाड़मेर में भी खूब बनेंगे, बाड़मेर में बनेंगे, बाड़मेर के साथ में सर आपके बालोतरा, नया जिला बनेंगे, बना दिया, बालोतरा में भी बनेंगे भाई खूब, ठीक है। बालोतरा, इधर जोधपुर, जोधपुर कुछ एरिया में आपका बीकानेर वाले एरिया में भी बढ़ेंगी, लिख लेना ये, है ना। ज़्यादातर इस तरीके की मैचिंग का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप याद करेंगे कि अनुवर्ती जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पर बनते हैं, तो बिल्कुल रेतीला भाग है वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा पबड़ी चलेंगी, है ना। तो ठीक है, लिखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, बीकानेर, और सूरतगढ़ वाले एरिया को भी लिखना था तो सूरतगढ़ भी लिख लीजिएगा। समझ आया। और क्या है इसमें एक चीज़ और समझेंगे, यहाँ देखिएगा ये जो आकृति दिखाई दे रही कहीं कहीं, ये अर्धचंद्राकार टाइप में, और इसी को अगर आपको बरखान है ना, बरखान वालू का स्तूप वो अर्धचंद्राकार होते हैं एग्जैक्ट अच्छी तरीके से, लेकिन अगर बरखान नहीं मिलता है तो अर्धचंद्राकार के रूप में पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए आधा चांद बन रहा है, आधा चांद, तो एक तरीके से अर्धचंद्राकार भी है। ये कैसे है, अर्धचंद्राकार, है ना, चंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य को अब अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी बोल देते हैं। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जैसे ये बालू का स्तूप है, ये भी ऊपर है सर। यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो भाग है, ये जो भाग है इसमें से आदमी इधर से उधर हम आ जा सकते हैं। ये क्या है, मार्ग है, एक मार्ग है भाई, इनके बीच में क्या बन जाता है, मार्ग बन जाता है। सर मार्ग बन जाएगा तो हम परिवहन के रूप में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन सभी चीज़ों को लिख लिया करो आप, है ना। तो ये जो भाग है हिस्सा, इस वाले भाग से है ना परिवहन कर सकते हैं हम, एक दूसरे एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं आराम आराम से। बालू का स्तूप पर चलोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। तो इस वाले भाग से आराम से जा सकते हैं, है ना, जा सकते हैं, बिल्कुल सर जा सकते हैं। इसको हम कारवा या गासी बोलते हैं। पूछेगा कारवा या गासी क्या है, पूछेगा कारवा या गासी क्या है, तो आपको बताना है अनुवर्ती जो बालू का स्तूप हैं उनके मध्य में एक परिवहन का मार्ग बन जाता है, ठीक है, उसे कहेंगे कारवा या गासी बोलते हैं, कारवा या गासी बोला जाता है। समझ आया कि नहीं आया, आया होगा उम्मीद करूंगा। नेक्स्ट लिखे, तो जैसलमेर है ना, जैसलमेर में भ्रमरशील जो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप नहीं लिख रहा है ना, भ्रमरशील बालू का स्तूप है उनको हम धरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरियन, धरियन या कहीं धोरे भी बोल देते हैं स्थानीय लोग। धरियन या धोरे क्या है, तो जैसलमेर में भ्रमरशील जो बालू का स्तूप है उनको धरियन या धोरे बोलते हैं। समझ आया मेरे भाई, चलो लिख लो, छाप लो, अच्छे तरीके समझ आएगा। लिखिएगा भाई, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है ना, पसीना आ रहा है, कूलर चल रहा है ना, देखो फिर भी। अब देखो एक बार और दोबारा समझ लो, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे हम, इसके बाद देखिएगा ये है सॉरी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने ये जो बालू का स्तूप फ्री एरिया है, सैंडल्स फ्री एरिया है, इसके बारे में कल पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ रहे हैं ये जो रेतीला भाग है, रेतीला भाग है तो आपको पता है रेत एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, निक्षेपित होगा, हाँ जमेगा, तो कोई ना कोई सेफ आकृति बनेगी, तो उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से ही चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इसमें बड़े इस रेतीले भाग की बात करें, इस रेतीले भाग के में बात करें तो यहाँ पर देखिए अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप की बात करें, ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो कहाँ कहाँ पर बनेंगे अनुवर्ती, देखिएगा थोड़ा सा ये एक बार और समझ लो अच्छे तरीके से। देखिए ये बालू का स्तूप इस तरीके से बन रहे हैं, बिल्कुल सर बन रहे हैं। इनके बीच में परिवहन के लिए लोग आने जाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो बीच में जो रास्ता बन जाता है इसे कारवा या गासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारवा या गासी बोला जाता है, ठीक है भाई। और जैसलमेर में जो भ्रमणकालीन जो भ्रमणशील जो आपके जो बालू का स्तूप है उनको धरियन या धोरे के नाम से जानते हैं। समझ आया होगा। और ये दो क्वेश्चन है, सीधा का सीधा। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जैसलमेर बताना है। और लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप, लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप हमारे जोधपुर में पाए जाते हैं। समझ आया, ठीक है, चलो।
लिखते हुए जाएंगे मेरे भाई ना, ठीक है, सभी के सभी लिखते जरूर जाएंगे। एक पढ़ा दिया, नंबर 1 लिख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं, बरखान की बात करें क्या? चलो बरखान की बात करते हैं। बरखान बरखान वालू का स्तूप की बात करेंगे। ये जो बरखान वालू का स्तूप है, एग्जैक्टली इनको अर्धचंद्राकार भी मिलेगा आपको, बना देंगे अभी अर्धचंद्राकार। इनको अर्धचंद्राकार वालू का स्तूप भी बोलेंगे। जो बरखान वालू का स्तूप है, इनको अर्धचंद्राकार वालू का स्तूप के नाम से भी जानेंगे। सर ये कैसे क्या होता है, देखेंगे भाई, देखिएगा, ये पूरा का पूरा ये अपना क्षेत्र है, धरातल है। इस धरातल, ये मरुस्थलीय धरातल है। देखेगा यहाँ से इस धरातल पर, देखेंगे यहाँ पर ये जो रेत है इधर से जा रही है, देखो रेत का जमाव होगा यूँ, ये रेत गई इधर से, ये जमा हो रही है, देखो, देखना आकृति बढ़ाएंगे हम, देखना, देखिएगा, इधर से जैसे ये हवा जाएगी, जा रही है कि नहीं जा रही सर? बिल्कुल जा रही है हवा। थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ, एग्जैक्ट इनकी इस तरीके से सिचुएशन बन जाती है। ये रहा, इस तरीके से बनती है। ये जो बालू का स्तूप है, इनकी स्थितियाँ इस तरीके से बनती है। कैसे बनती है? देखो यहाँ पर जैसे ये हवा यहाँ से पवन लेके जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा अवरोध आ गया, अवरोध आने के कारण इस तरीके से ये एक चांद सा बना देते हैं। ये जो चांद बन गया, इसके अंदर यहाँ पर इस वाले एरिया में झील बन जाती है। क्या बन जाती है? अस्थायी झील बन जाती है। बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल सर बन सकती है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? ये अवतल हिस्सा है, अवतल हिस्सा है, कॉनकेव वाला हिस्सा है ना, कॉनकेव है ना, कॉनकेव वाला हिस्सा है ये अंदर वाला, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर। अब ये जो बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार है, ये कहाँ पर बनेंगे? तो ध्यान रखेंगे, ये जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, मुख्य रूप से हरियाणा की जो सीमावर्ती जिले हैं, कहाँ पर, ट्रिक बता रहा हूँ, हरियाणा की सीमावर्ती जिलों में मुख्य रूप से बनते हैं भाई। अब बात करें ये कहाँ कहाँ पर बनते हैं, तो लिख लो एक बार। सबसे ज़्यादा ये बनेंगे भालेरी, और इनके बारे में और कुछ पॉइंट लिखो क्या, तो लिख लो इसके बारे में। सर्वाधिक गतिशील, ये गतिशील भी है बहुत ज़्यादा ना, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है भाई, ये ना सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखें, मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार, मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी लिख लीजिएगा। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी जो है आपके बालू का स्तूप, तो आपको बताना है कौन से हैं आपके, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जिलों के नाम लिख लो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें। जिलों के नाम लिखेंगे तो एक भालेरी है, जो कि चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में, ध्यान रखेंगे, भालेरी चूरू। और जगह के एक रावतसर भी लिख लो, रावतसर हनुमानगढ़ में भी खूब बनते हैं सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है सर। रावतसर हो गया, भालेरी हो गया, सूरतगढ़ में भी बनते हैं, सूरतगढ़, श्री गंगानगर हो गया, है ना, शॉर्ट में लिखा देता हूँ श्री गंगानगर, लिखिएगा, छापिएगा इनको, छापो। पानी पी लेता हूँ, पानी, पता नहीं प्यास बहुत लगती है भाई। ठीक है, सीकर भी लिख लो, सीकर भी बनते हैं। और शॉर्ट में कहें तो हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में, या बोले तो यहाँ यही लिख लो, हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में। ठीक है, ऐसे लिख लेना, हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में ये बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हुए, लिख लो, छाप लो एक बार। लिख लिया? बड़े पसीना टपक रहा है, क्या करें। ओम हरिओम भगवान जी, सबका भले करे प्रभु। 2 हो गया।
ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद अनुप्रस्थ की बात कर ले भाई, है ना। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बात कर लेते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये समकोण पर बनते हैं। समकोण पर बनते हैं भाई। ये कैसे बनते हैं? समकोण पर बनते हैं। जैसे देखो वही ये धरातल है हमारी, ठीक है। अब ये धरातल है, ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर कुछ अवरोध आ गया, यहाँ से मान चलो ये अवरोध आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पे इसे कोई अवरोध आ गया तो ये इस तरीके से ये बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, ये 90 डिग्री एंगल पर बन जाते हैं। ये कौन सा हो गया आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बोले तो सीधा खड़ा हुआ बालू का स्तूप। ये लिखेंगे कहाँ पर बनेंगे? ये आपके बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर, इन एरिया में मुख्य रूप से ये बनते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया, छाप लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को और समझना शुरू करते हैं। चलो चौथे नंबर पर लिखना चाहें, ये मिटाई देते हैं इसको। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपसे ये पूछ लेता कि कौन सा बालू का स्तूप कैसा है ना, ये पूछ लेता बाकी का, है ना। ज़्यादातर जिलों के बारे में क्यों नहीं पूछता? क्योंकि कभी कभार ये जो जिलों के मामले की बात करें ना, तो जो बालू का स्तूप बढ़ते हैं, अब डेजर्ट एरिया है ना, ये फिक्स तो है नहीं कि यहाँ पर डेजर्ट, यहाँ पर हवा कैसे चलेंगी। डिपेंड करता है जो बालू का स्तूप की स्थिति के बारे में, आकृति के बारे में डिपेंड करता है कि उस टाइप में बालू का जो पवन है उसकी दिशा कैसी है, दिशा भी डिपेंड करेगी, प्लस उसका जो वेग है वो क्या है, कितनी तीव्र गति से हवा चल रही है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है शायद सब्र का फीज बालू का स्तूप की बात करें। सब्र का फीज ये कहाँ पर है आप लोगों का? ये बीकानेर में मुख्य रूप से। सब्र का फीज जो बालू का स्तूप है ये कहाँ पर बनेंगे? आप लोगों को बीकानेर में देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं हम आगे। कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, लिखो एक बार। ठीक है भाई, चलो तो सब्र का फीस कैसे बनते हैं? तो कभी जैसे कोई झाड़ी आ गई, ये कोई डेजर्ट है हमारा, यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ आ गई, ये झाड़ियाँ आ गई, ये झाड़ी आ गई, तो ये झाड़ियों के इधर इर्द गिर्द बन जाते हैं ना सब्र का फीस। तो आपको ये याद रखना है। इसके साथ में लिखेंगे इसके साथ में अब देखेंगे आप पैराबोलिक लिख लो। ये सिर्फ नाम लिख लो, आज बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप की बात करें। अब ये कैसे बनाते हैं सर? पैराबोलिक जो बालू का स्तूप बनते हैं मुख्य रूप से सरहदी सीमा है ना, सरहदी सीमा के आसपास में बढ़ते हैं। क्या सरहदी सीमा के आसपास में बनते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप की बात करें? ठीक है, तो ये किस तरीके, देखो इस तरीके से बढ़ते हैं। ये एक तरीके से वलय बना देते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये परवलयाकार वलय होगी ना, देखो पैराबोलिक वलय से बना है ना। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होते हैं ये वलय से बन जाते हैं। ये भी मुख्य रूप से सरहदी सीमा बोले तो बीकानेर, जैसलमेर वाले एरिया में बनते हैं। जैसलमेर मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, कुछ हिस्से में बाड़मेर में बनते हैं। तो ये हो गए आपके कौन से
आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये इसी के साथ में ये सर्वाधिक बालू का स्तूप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं राजस्थान में, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मिटाते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं हम तारानुमा की बात करें। यहाँ देखेंगे तारानुमा बालू का स्तूप, 5-6 नंबर पर तारानुमा लिख लो। तारानुमा कौन सा नंबर है, 6 है कि 5 है? 6 होगा शायद। तारानुमा तारानुमा बालू का स्तूप की बात करें। ये तारानुमा बालू का स्तूप क्या है, देखो वही ये डेजर्ट वाला एरिया हमारा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मान चलो ये झाड़ी है, कुछ ये झाड़ी है, ठीक है। इस झाड़ी के यहाँ पर जब ये देखो, ये इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी। तो तारानुमा में क्या होता है कि ये इसमें लिख लो, इसमें सभी दिशाओं से, इसमें क्या बोले तो इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक दिशा से हवा नहीं आती है। देखो एक हवा इधर से आ गई, ठीक है सर, कुछ मिट्टी इधर से आ गई, ठीक है, कुछ मिट्टी इधर से आ गई, कुछ मिट्टी इधर से आ गई। तो इस वाले जो बालू का स्तूप बनता है तारानुमा, तो तारानुमा बालू का स्तूप किसी झाड़ी इसमें लिखेंगे, क्या लिखोगे इसमें सभी दिशाओं से आने वाली पवन के द्वारा निर्माण होता है। आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जिसका निर्माण पवन के अलग अलग दिशाओं से प्रवाहित होने पर निर्माण होता है, तो तारानुमा बालू का स्तूप। क्या बताएंगे, तारानुमा बालू का स्तूप आप लोगों को बताना होगा भाई, ठीक है। ये सर्वाधिक जैसलमेर है, सूरतगढ़ इसमें बनते हैं। बात करें सर्वाधिक, ये जैसलमेर लिख लो, जैसलमेर में भी लिख लो, जैसलमेर है, सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ कहाँ पर, हनुमानगढ़ में कुछ ऐसा बीकानेर वाला हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारी ये देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है भाई, है ना। चलो समझ आया, यहाँ तक लिख लो, एक बार छाप लो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बालू का स्तूप की कहानी यहीं पर। एक सींग के सामने देखो सीप आता है, सीप भी कैसे, सीप भी एक तरीके से अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। कैसा है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। समझ आया, चलो इसको ये ख़त्म करते हैं यार, इस टॉपिक को ना, इतना ही बहुत है, इतना ही सफिशिएंट है। अब हम आगे पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से ये इतना सफिशिएंट है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा नई तरीके से चीज़ों को समझ पाओ अच्छी तरीके से। एक बार टाइम देख लेता हूँ क्लास का आपके कितना हुआ उसमें, और यहाँ पर टाइम कितना हो गया, यहाँ हो रहा है 43 हो रहा है ना। एक बार इसमें देख लेते हैं, ये 28 मिनट की हो चुकी क्लास। तो शुरू करते हैं इस वाले अर्धशुष्क मरुस्थलीय वाले प्रदेश को, है ना। तो एक बार मिटा देते हैं इसको। देखिएगा, ये राजस्थान का डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये रहा हमारा राजस्थान, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा ऊंचा ज़्यादा बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल सूखा वाला एरिया, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। ये अरावली है, टक 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 ये जा रही है भाई अरावली, है ना। ये अरावली वाला एरिया होगा। ये देखेंगे, ये है अरावली पूरी की पूरी, ये अरावली, ये इस तरफ से चलेगी, यूँ अरावली होगी, ठीक है। ये अरावली हो गई। ये कौन सा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, कौन सा है ये, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क क्या लिख दिया, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ये कौन सा प्रदेश है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश लिखेंगे आप, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसको 4 भागों में बांटेंगे।
देखेंगे। एक तो ये हो गया नहरी एरिया, ठीक है। तो आपको घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, इसके साथ ही यहाँ पर शेखा सामंत के द्वारा, ये ना थोड़ा सा ये सही नहीं बन पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ देखेंगे ये हो गया आपका शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है, या कांतली बेसिन भी बोल देंगे इसको, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर बात करें तो आप नागौर उच्च भूमि, ठीक है, यह नागौर उच्च भूमि हो गया। तो तीसरे नंबर पर नागौर उच्च भूमि, ये ना थोड़ा सा बड़ा बन गया ना, नागौर उच्च भूमि, ठीक है, नागौर उच्च भूमि। और चौथे नंबर पर है लूनी बेसिन, पसीना कैसे ज़्यादा आ रहा है मुझे, लूनी बेसिन, ठीक है, लूनी बेसिन। अब इस वाले एरिया की कुछ विशेषताएं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, वर्षा कितनी होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर इस वाले एरिया में वर्षा होगी। कितनी होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर एरिया में होगी। मिट्टी वही रेतीली मिट्टी है, भाई रेतीली या बलुई मिट्टी बोलेंगे, रेतीली या बलुई मिट्टी। अच्छा पसीना आ रहा है भाई, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ मैं, ये पसीना आता है तो ना, ये आपकी ना रेतीली बलुई मिट्टी हो गई। समझ आया कि नहीं आया? चलो हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से। तो चीज़ों को बढ़ाते हैं, कोशिश करता हूँ मैं पढ़ाऊँ, और नहीं तो फिर दिक्कतें गड़बड़ आ जाएगी ना। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चलो करवाई दूँ क्या कि रहने दूँ, फिर वही रोज़ाना आलस हो जाता है यार। मैं सोचता हूँ कि इंसान को ना काम बड़े जिम्मेदारी से करना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कि कोई भी काम करते हैं तो डिसिप्लिन होकर के काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि जीवन में ना किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो, कैसा भी काम करो, डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि डिसिप्लिन में होकर के आप कोई भी काम करो, पढ़ाई करो, किसी भी क्षेत्र में काम करो, तो निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट है, परिणाम आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बशर्ते इस डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए। हम लोग सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम डिसिप्लिन में नहीं रहे। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो एक नियम बनाए, उसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लेते हैं, किसी दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, 4 दिन बंक मार लेते हैं, तो ये कोई डिसिप्लिन नहीं है ना, ये अच्छे विद्यार्थियों के गुण नहीं है ना। इस अच्छे स्टूडेंट का गुण है कि डिसिप्लिन में रह करके तैयारी करें, और डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन जब आपने तोड़ दिया, चीज़ें बिगड़ जाएंगी ना। तो डिसिप्लिन के साथ में कोई भी काम करें निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन डिसिप्लिन ना हर किसी की बात नहीं कि मेंटेन कर पाए। क्योंकि देखो अभी जैसे मुझे गर्मी लग रही है, इच्छा कर रही है कि नहीं कराऊँ क्लास, लेकिन सोच रहा हूँ करवा ही दूँ। ठीक है, चलो कोई ना, तो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो एक एक शुरुआत करते हैं, कर लेते हैं। चलो घग्गर को पढ़ ही लेते हैं यार भाई ना, फिर आरावली से शुरू कर लेंगे कल की क्लास से। बताओ करवाएं क्या? पानी पी लेता हूँ रुको। और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो यार, क्या करते नहीं हो आप लोग। लिख ही लो चलो, अब क्या ही आलस करें। अब डिसिप्लिन आपको बता दे तो मुझे तो सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा ना डिसिप्लिन। ठीक है, करेंगे भाई ना। चलो यह घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन लिखेंगे आप। ये जो घग्गर बेसिन है मुख्य, देखिएगा घग्गर बेसिन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा घग्गर बेसिन के बारे में बात करें। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में यहाँ पर है एक कालिका पहाड़ी, कालिका पहाड़ी। सर कालिका पहाड़ी कहाँ पर, कहाँ की बातें कर रहे हो आप? भाई हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की।
हम एचपी पेट्रोल पंप है, ये तो देखा होगा आपने, एचपी पेट्रोल पंप तो है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक में से यहाँ पर कालका पहाड़ी से एक नदी निकल के आती है। देखो यार, टक 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 हनुमानगढ़ में घुसेगी, इधर सूरतगढ़ होती हुई अनूपगढ़ होती है, निकल जाएगी नल्लों के पास, पाकिस्तान में चली जाएगी। ठीक है, देखो दोबारा से चलाते हैं इसको। यह है हिमाचल प्रदेश, कालका पहाड़ी, यहाँ से ये नदी आती, धीरे 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 स्लो मौसम में आएगी और हनुमानगढ़ में घुस जाएगी और धीरे धीरे फिर सूरतगढ़ होते हुए अनूपगढ़ होते पाकिस्तान में चली जाएगी। इस नदी का नाम है घग्गर नदी। ठीक है, इसको रुंडित नदी भी बोला जाता है, घग्गर नदी, रुंडित नदी, बहुत सारे नाम है, आपको जब सर पढ़ाएंगे तो उस टाइम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें ये वाला जो घग्गर नदी है, ये जो एरिया है इसका बिल्कुल तटवर्ती एरिया है, उपजाऊ एरिया है, इसको बग्गी या काठी बोलते हैं। क्या? बग्गी या काठी। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, बग्गी लिख लो एक बार। बग्गी क्या है या काठी बोले तो, बग्गी या काठी बोले तो घग्गर नदी के, घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र क्या हो गया? उपजाऊ क्षेत्र हो गया बग्गी या काठी। नेक्स्ट बात करें, एक नाली भी मिलेगा। नाली क्या है? नाली घग्गर नदी का जो तटवर्ती शुष्क एरिया है, घग्गर नदी का, घग्गर नदी का तटवर्ती शुष्क क्षेत्र, तटवर्ती जो शुष्क क्षेत्र है घग्गर नदी का, उसे बोलेंगे हम नाली। और बग्गी या काठी बोले तो उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर आपको पता है ये जो है, यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होता है भाई, अच्छे तरीके से है बासमती चावल, ठीक है, बासमती चावल की फसल अच्छी होती है भाई। ठीक है ना, होने को तो यहाँ पर बहुत सारी मालदा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जिलों के बारे में बात करें, घग्गर बेसिन में कौन कौन जिले आते हैं, तो जिले लिखेंगे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, सॉरी अनूपगढ़। ठीक है, 3 जिले इसमें सम्मिलित करते हैं। अब ये जो प्रदेश हुआ करता था, आपको पता है, यहाँ के बारे में थोड़ा सा वैसी लेक्चर दें, बात करें तो थोड़ा सा, ये जो घग्गर बेसिन है यहाँ पर आपको पता है हनुमानगढ़ में, क्या हनुमानगढ़ में एक भटनेर का दुर्ग बना हुआ है जिस पर सर्वाधिक बाह्य आक्रमण देखने को मिले थे। 292 में ये इसका निर्माण करवाया गया था भाई। बहुत ही मजबूत जो यहाँ का जो किला है ना, ठीक है भाई, वो बनाया गया था, दुर्ग है यहाँ पर। भूपत भाटी के द्वारा शायद भटनेर का जो किला है इसका निर्माण कराया गया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ें इसके बारे में। मिट्टी लिख लो, मिट्टी लिखना चाहे तो मिट्टी। इस वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से साई रोजेक्स मृदा भी मिलेगी आपको, साई रोजेक्स, और रेवेरिना भी मिलेगी, रेवेरिना मृदा भी आपको पाई जाएगी ना। तो थोड़ा सा ना मैं आलस सा कर रहा हूँ इस चक्कर में ना, तो ये ना लिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ठीक है, यहाँ पर बात करें, यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ से एक नदी, वो झील है, सॉरी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आपको इसमें एक चीज़ और लिख लो, सेम की समस्या सर्वाधिक, सेम की समस्या सर्वाधिक, सेम की समस्या सर्वाधिक। तो देखेंगे, थोड़ा सा समझो एक बार कि सेम की समस्या होती क्या एक्चुअली, क्या सेम की समस्या होती क्या है। देखिएगा, जो इंदिरा गांधी नहर है, देखेंगे इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर जैसे राजस्थान में आती है तो उसके जो समीपवर्ती जो तटवर्ती एरिया में जो एक दलदल भूमि का निर्माण हो जाता है, किसका, दलदल भूमि का निर्माण हो जाता है। और नीचे आपको पता है अवसादी जो चट्टानें हैं, रॉक्स से क्या लवड़ता अंदर, ठीक है। देखिएगा यहाँ बना देता हूँ, नीचे लवड़ता है, तो यहाँ से केश कात्व के गुण के द्वारा
यहाँ पर जो लवणीयता के पदार्थ हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? लवणता भी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ भी इसे कहते हैं सेम की समस्या। क्या बोलते हैं? दलदल भूमि है जिसे सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है। इसके उपचार के लिए सफेदा के पेड़ लगाए जाते हैं। किसके? सफेदा के पेड़ लगाए जाते हैं। समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलो आगे बढ़े। चलो एक बार टाइम देखूंगा आपका। हाँ 40 मिनट हो गया भाई ना, इच्छा ही नहीं कर रही। ऐसा करते हैं ना भाई दोस्त, नींद आ रही है शायद। अभी गर्मी इतनी पड़ रही, रात में भी ढंग से नहीं सो पाया था, लेट सोया था और जग गया था ना। ऐसा करते हैं, सॉरी फॉर दैट। अभी ऐसा इच्छा नहीं कर रही ना। शेखावाटी को पढ़ेंगे कल की क्लास में हम, शेखावाटी। और ऐसा करेंगे अरावली को भी कोशिश करेंगे। अरावली बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो 1-2 क्लास में, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बार बार बोलना पड़ता है, आप सब्सक्राइब बिल्कुल करते नहीं हो। फीडबैक शेयर कर दिया करो, लेकिन करते नहीं हो। ठीक है, जैसी इच्छा आप लोगों की। अच्छा लगे तो ज़रूर हेल्प करेंगे।